सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में जो किसी छोटे शहर से भी बड़ी हो। बिल्कुल। मतलब एक ऐसी जगह जो पूरे 1600 एकड़ में फैली हो, जहां एक ही दिन में पुराने जमाने का एक विशाल महल और एक फ्यूचरिस्टिक साईफाई शहर दोनों एक साथ जिंदा उठते हैं। हाँ, और धूल भरे गांवों का मेला भी। सही कहा। ये कोई आम स्टूडियो नहीं है, ये एक ऐसी बड़ी फैक्ट्री है जहां इल्यूजन और रियलिटी के बीच का फर्क प्रैक्टिकली खत्म हो जाता है। और सबसे हैरानी की बात ये है कि ये जगह यानी ये इतना बड़ा स्टूडियो लॉस एंजलिस या किसी हॉलीवुड पहाड़ी पर नहीं है। अच्छा। हाँ, ये एक्चुअली हैदराबाद में स्थित रामोजी फिल्म सिटी है, जो गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे बड़े फिल्म स्टूडियो के रूप में दर्ज है। ओह वाह। सबसे बड़ा, राइट। ये सिर्फ एक शूटिंग लोकेशन नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि भारत की एक क्षेत्रीय यानी रीजनल सिनेमा इंडस्ट्री आज आखिर किस लेवल पर ऑपरेट कर रही है। तो आज हम इस गहरे विश्लेषण में इसी मुद्दे की तह तक जाएंगे और इन रिपोर्ट्स के जरिए इस बदलाव के पीछे की असली कहानी को समझेंगे। सही बात है। हमारे पास आज एकेडमिक रिसर्च पेपर्स हैं, ईटी ब्रांड एक्विटी के डेटा ड्रिवन इनसाइट्स हैं और एसोसिएटेड प्रेस जैसी न्यूज एजेंसीज की कुछ काफी हिस्टोरिकल रिपोर्ट्स का एक लंबा चौड़ा संग्रह है। और इन सब को एक साथ रखने पर ना एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न नजर आता है। एग्जैक्टली। हमारा आज का मकसद ये जानना है कि आखिर कैसे हैदराबाद में बेस्ड टॉलीवुड यानी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री ने एक रीजनल बाउंड्री को तोड़कर एक ग्लोबल पावर हाउस बनने का सफर तय किया है। और इसमें ओटीटी प्लेटफॉर्म्स का क्या रोल रहा है? हाँ, कैसे ओटीटी की मॉडर्न इकोनॉमिक्स इस पूरी इंडस्ट्री का रूप बदल रही है। ये कहानी जो लोग इस विश्लेषण को सुन रहे हैं उन्हें बता दूं कि ये सिर्फ फिल्मों की बात नहीं है। ये कल्चर, फैन साइकोलॉजी और बिजनेस के एक बहुत बड़े बदलाव की कहानी है। ये एक ऐसी केस स्टडी है जो दिखाती है कि कैसे लोकल रूट से जुड़ी हुई कहानियां अगर सही टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल के साथ पेश की जाएं तो वो दुनिया भर में अपना असर छोड़ सकती हैं। बिल्कुल। अगर हम इन हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स पर गौर करें तो समझ आएगा कि ये सफर रातों रात तय नहीं हुआ है। हालांकि कई लोगों को ऐसा ही लगता है आजकल। हाँ, पर इसके पीछे दशकों की एक बहुत ठोस नींव है। तो चलिए सबसे पहले उस नींव को समझते हैं। अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो इस सफर की शुरुआत 1921 में एक साइलेंट फिल्म से हुई थी, जिसका नाम था भीष्म प्रतिज्ञा। राइट, भीष्म प्रतिज्ञा। और फिर 1931 में आई इनकी पहली बोलती फिल्म यानी पहली टॉकी, जिसका नाम था भक्त प्रहलादा। इन शुरुआती दशकों में फिल्में पूरी तरह से पौराणिक कथाओं पर यानी मिथोलॉजी पर आधारित होती थीं। मिथोलॉजी पर? अच्छा। क्योंकि उस वक्त के दर्शकों के लिए सिनेमा एक नया चमत्कार था। लोग इन फिल्मों में अपने भगवान को चलते फिरते बोलते हुए देखते थे। मतलब वो एक रिलीजियस एक्सपीरियंस जैसा था। एग्जैक्टली। ये सिर्फ मनोरंजन नहीं था, एक आध्यात्मिक अनुभव था। लेकिन असली बदलाव 1950 से 1980 के दशक में आया, जिसे तेलुगु सिनेमा का गोल्डन एरा कहा जाता है। हाँ, यहाँ से कहानियां बदलना शुरू हुई और वहीं से कुछ नए सितारे उभरे, जैसे एनटी रामाराव, जिन्हें लोग एनटीआर के नाम से जानते हैं, और अक्किनेनी नागेश्वरा राव यानी एएनआर। सही। और यहाँ एक अजीब सा ट्रांजिशन देखा गया इन रिपोर्ट्स के मुताबिक। शुरुआत में इन सितारों ने भगवान के रोल किए और धीरे धीरे उनकी कहानियां आम आदमी के सामाजिक मुद्दों की तरफ मुड़ने लगी, जैसे किसानों की परेशानियां। हाँ, और जमींदारी सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाना, ये सब स्क्रीन पर आने लगा। यही वो पॉइंट था जहां सिनेमा और समाज आपस में बहुत गहराई से जुड़ गए। मतलब दोनों एक दूसरे का आईना बन गए। बिल्कुल। इन फिल्मों ने उस दौर में सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर पैसे नहीं कमाए, बल्कि सामाजिक बदलाव और तेलुगु कल्चरल आइडेंटिटी को एक नया आकार दिया। लोग स्क्रीन पर दिखने वाले हीरो को अपना मसीहा मानने लगे थे। और इस मसीहा वाली इमेज का नतीजा काफी हैरतअंगेज था। इन सोर्सेज में एक फैक्ट है जो किसी भी मॉडर्न पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट का दिमाग हिला सकता है। हाँ, वो 1983 वाला किस्सा। एग्जैक्टली। टॉलीवुड का प्रभाव लोगों पर कितना बड़ा था इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सुपरस्टार एनटीआर ने 1983 में तेलुगु देशम पार्टी के नाम से एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई। और महज 9 महीने के अंदर उन्होंने उस वक्त की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पावर यानी कांग्रेस को हराकर मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर ली।
वेट महज 9 महीने में। सिर्फ 9 महीने में। ये पॉलिटिक्स और सिनेमा की कॉम्बिनेशन का एक बेहद अनोखा और पावरफुल एग्जाम्पल है। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई हॉलीवुड की गोल्डन एज का सुपर हीरो स्क्रीन से निकलकर सीधे देश चलाने लग जाए। सही कहा। एपी की रिपोर्ट में लिखा है कि उन्होंने उस दौर में चैतन्य रथम नाम की एक कस्टमाइज्ड वैन में पूरे राज्य का दौरा किया था। दर्शक जो उन्हें स्क्रीन पर भगवान या एक आदर्श नेता के रूप में देखते थे, उन्होंने उस स्क्रीन की इमेज को हकीकत मान लिया। ये तो यानी ये सिर्फ पॉपुलैरिटी नहीं थी, ये एक तरह का डिवोशन था। बिल्कुल डिवोशन था। और ये सफ़र आगे बढ़ा 1980s में, जहां चिरंजीवी जैसे सितारों ने आकर इस इंडस्ट्री में डांस और हाई ऑक्टेन एक्शन के जरिए मास एंटरटेनमेंट का एक नया दौर शुरू किया। और देखिए, अगर हम इसको थोड़ा और बड़े पैमाने पर देखें तो इस डिवोशन ने एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी जो आगे चलकर इंडस्ट्री के आर्थिक आधार को, यानी उसके फाइनेंशियल फाउंडेशन को काफी मजबूत करने वाली थी। अच्छा, वो कैसे? यहाँ एकेडमिक रिसर्च पेपर्स एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट पेश करते हैं। टॉलीवुड का जो फैन कल्चर है, जिसे हम आइडल वर्शिप कहते हैं, वो आम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस से बहुत अलग है। हाँ, उस फैन कल्चर की डिटेल्स पढ़कर मैं सच में दंग रह गया था। जैसे महेश बाबू, ओलू अर्जुन, प्रभास और रामचरण जैसे सितारों की रिलीज के दिन थिएटर्स के बाहर किसी त्योहार जैसा माहौल होता है। फेस्टिवल्स जैसा, बिल्कुल। बड़े बड़े कटआउट्स बनाए जाते हैं और उन पर दूध चढ़ाया जाता है, जैसे मिल्क बाथ्स कहते हैं। और फैंस उनके नाम पर ब्लड डोनेशन कैंप्स भी लगाते हैं। सही बात है, मतलब एक ऐसी पूजा जहां प्रसाद में मूवी टिकट्स बढ़ रहे हैं। पर मेरा सवाल यह है कि आखिर एक डार्क रूम में चलने वाले प्रोजेक्टर से लोगों का इतना गहरा जज्बाती रिश्ता कैसे बन जाता है? यहाँ रिसर्च एक कॉन्सेप्ट की तरफ इशारा करती है जिसे मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं। मिरर न्यूरॉन्स, ये बायोलॉजी की बात हो रही है? हाँ, एक्चुअली यहाँ सबसे हैरानंगेज बात यह है कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें मिरर न्यूरॉन्स कहा जाता है। Okay. जब एक इंसान किसी और को दर्द में या जीत का जश्न मनाते हुए देखता है, तो ये न्यूरॉन्स उसके दिमाग में बिल्कुल वही केमिकल रिएक्शन पैदा करते हैं जैसे वो घटना खुद उसके साथ हो रही हो। ओह वाह, यानी एम्पैथी का बायोलॉजिकल रीजन। एग्जैक्टली। टॉलीवुड की मास फिल्मों में हीरो का स्ट्रगल, उसके परिवार का दुख और आखिर में उसकी जीत इतनी इंटेंस होती है कि दर्शकों के मिरर न्यूरॉन्स उन्हें स्क्रीन के उस पार बैठे हीरो के साथ पूरी तरह जोड़ देते हैं। ठीक है, लेट मी गेट दिस स्ट्रेट। यानी जब हीरो स्क्रीन पर किसी विलन को मारता है या किसी गरीब के हक के लिए लड़ता है, तो थिएटर में बैठा हर आम आदमी अपने दिमाग में खुद को जीतता हुआ महसूस करता है। बिल्कुल, ये न्यूरोलॉजिकली एक शेयर्ड एक्सपीरियंस बन जाता है और उन्हें वो दर्द और जीत अपनी लगने लगती है। ये कनेक्शन तो सच में अनोखा है। और इसी शेयर्ड न्यूरोलॉजिकल एक्सपीरियंस ने ना एक ऐसी लॉयल फैन फॉलोइंग तैयार की जिसने प्रोड्यूसर्स को एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल सेफ्टी नेट दे दिया। राइट, क्योंकि उन्हें पता है कि ओपनिंग डे पर भीड़ आएगी आएगी। हाँ, जब प्रोड्यूसर्स को पता होता है कि एक हीरो के नाम पर हजारों लोग ओपनिंग डे पर टिकट खरीदेंगे ही, चाहे रिव्यू कुछ भी हो, तभी वो बड़े रिस्क लेने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ये पॉइंट है। और उस रिलीजियस और न्यूरोलॉजिकल फैन डिवोशन ने ही वो फाइनेंशियल आधार तैयार किया जिसकी वजह से आज हम ये पैन इंडिया एक्सप्लोजन देख रहे हैं। पैन इंडिया वेव। बिल्कुल। क्योंकि अगर किसी फिल्म पर 600 करोड़ रुपए लग रहे हैं तो वो अकेले एक स्टेट के बॉक्स ऑफिस से तो रिकवर नहीं हो सकते। कभी नहीं। उसके लिए आपको भाषा की दीवारें तोड़नी ही पड़ेंगी। सही बात है। एस राजमौली ने बाहुबली बनाई जिसने 1800 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। 1800 करोड़, ह्यूज नंबर। फिर RRR, जिसके नाटू नाटू गाने ने ऑस्कर जीता। पुष्पा और KGF जैसी फिल्मों ने इन बैरियर्स को पूरी तरह खत्म कर दिया। हालांकि यहाँ मुझे बताना चाहिए कि सोर्सेज मानते हैं कि KGF एक कन्नड़ा फिल्म है। हाँ, पर वो इसी बड़ी साउथ इंडियन वेव का एक मुख्य हिस्सा मानी जाती है। इन पैन इंडिया फिल्मों के आने से पहले ना एक क्षेत्रीय फिल्म किसी दूसरे राज्य में या तो आधी रात को टीवी पर डब्ड वर्जन में देखी जाती थी। हाँ, वो सेट मैक्स वाले दिल। राइट। या फिर उसे कंप्लीटली इग्नोर कर दिया जाता था। लेकिन आज प्रोडक्शन स्केल इतना बड़ा हो गया है कि जैसे आपने कहा, कल की 2898 AD का बजट 600 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। पर यहाँ मुझे थोड़ा पुशबैक देना होगा इन रिपोर्ट्स को लेकर। किस बारे में? एक तरफ हम 600 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, रामोजी फिल्म सिटी के 1600 एकड़ के सेट्स की बात कर रहे हैं, तो क्या इन फिल्मों की जो ये ग्लोबल कामयाबी है, ये सिर्फ पैसा फेंकने, बड़े सेट्स बनाने और हॉलीवुड लेवल CGI का कमाल है? ऐसा क्यों लगता है आपको? क्योंकि देखिए,
अगर सिर्फ महंगे वीएफएक्स से फिल्में चलती तो हॉलीवुड की बहुत सी भारी भरकम सुपर हीरो फिल्में कभी फ्लॉप नहीं होती ना। ये बहुत वैलिड सवाल है। आखिर टॉलीवुड के पास ऐसी कौन सी चाबी है जो उन्होंने वीएफएक्स के साथ ऐसे फिट की है कि रिजल्ट इतना बड़ा मिल रहा है? यहाँ असली दम किस चीज में है? देखिए, विजुअल इफेक्ट्स सिर्फ एक टूल है। राजा मौली जैसे डायरेक्टर्स की फिल्म मेकिंग का असली राज सिर्फ सॉफ्टवेयर या बजट नहीं है। उनकी खासियत है वर्ल्ड बिल्डिंग और ह्यूमन इमोशंस का एक परफेक्ट बैलेंस। ह्यूमन इमोशंस का बैलेंस। हाँ, वो वीएफएक्स का इस्तेमाल कहानी को रिप्लेस करने के लिए नहीं, बल्कि उन मिरर न्यूरॉन वाले इमोशंस को एम्पलीफाई करने के लिए करते हैं। इस बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। इस बैलेंस का कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है जो इन रिपोर्ट्स में हाईलाइट किया गया हो? हाँ, बिल्कुल। एक्सपर्ट एनालिसिस के मुताबिक राजा मौली की एक पिछली फिल्म ईगा का एग्जाम्पल इसमें सबसे सटीक बैठता है। ईगा। उस फिल्म में हीरो मरने के बाद एक मक्खी यानी एक हाउसफ्लाई बन जाता है और फिर अपने कातिल से बदला लेता है। वेट, सच में एक मक्खी का पुनर्जन्म? हाँ, एक कॉन्सेप्ट पेपर पर पढ़ने में कितना absurd और मतलब अजीब लगता है। वही तो बात है। अगर वहां सिर्फ टेक्नोलॉजी होती और डायरेक्टर सिर्फ ये दिखाना चाहता कि देखो मैं सीजीआई से मक्खी बना सकता हूँ, तो वो फिल्म एक मजाक बनकर रह जाती। सही बात है, लोग हंसते। लेकिन उन्होंने उस सीजीआई मक्खी के छोटे से चेहरे पर गुस्सा, उसकी बेचैनी और उसके प्यार को इतनी शिद्दत से दिखाया कि एक थिएटर भरा हुआ दर्शक एक आम मक्खी के लिए रो रहा था और उसकी जीत पर सीटी बजा रहा था। ओह वाओ, यानी टेक्नोलॉजी ने वहां इमोशन की सेवा की, उस पर हावी नहीं हुई। एग्जैक्टली। स्ट्रॉन्ग इमोशंस के कारण वो अजीब कॉन्सेप्ट भी सुपरहिट हो गया। ये बात काफी गहरी है। मतलब टेक्नोलॉजी को इमोशन की लैंग्वेज सिखानी पड़ती है। लेकिन चलिए इस इमोशन और थिएटर के पर्दे से थोड़ा बाहर निकलकर मॉडर्न इकोनॉमी यानी डिस्ट्रीब्यूशन और रेवेन्यू मॉडल्स की बात करते हैं। हाँ, ओटीटी के आने के बाद वाली दुनिया। क्योंकि एक वक्त था जब प्रोड्यूसर्स प्री सोल्ड राइट्स पर जिंदा रहते थे, इन रिपोर्ट्स के हिसाब से। और वो मॉडल बेहद खतरनाक और रिस्की था। कैसे? देखिए, एक प्रोड्यूसर अपनी फिल्म के राइट्स अलग-अलग टेरिटरीज के डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिलीज से पहले ही बेच देता था। डिस्ट्रीब्यूटर अपना पैसा लगाता था और अगर ओपनिंग वीकेंड पर बारिश हो गई या फिल्म फ्लॉप हो गई तो डिस्ट्रीब्यूटर का सीधा और भारी नुकसान होता था। ओह ओके, मतलब पूरा रिस्क उनके सर पर। हाँ, ये पूरे सिस्टम में एक कांस्टेंट प्रेशर बनाए रखता था, जहां आप सिर्फ मास अपील वाली सेफ फिल्में ही बना सकते थे, नए एक्सपेरिमेंट्स अलाउड नहीं थे। फिर कोविड-19 की एंट्री होती है, जिसने लोगों को उनके घरों में बंद कर दिया और पूरे ग्लोबल एंटरटेनमेंट लैंडस्केप को पूरी तरह हिला के रख दिया। सही कहा। और यही वो वक्त था जब ओटीटी प्लेटफॉर्म्स ने टॉलीवुड की इकोनॉमिक्स को प्रैक्टिकली पूरी तरह बदल दिया। इन सोर्सेज में एसओडी यानी सब्सक्रिप्शन बेस्ड और एवोडी यानी एड सपोर्टेड मॉडल्स का हवाला दिया गया है। टीवीओडी यानी ट्रांजैक्शनल वीडियो ऑन डिमांड भी। हाँ, टीवीओडी भी। लेकिन इन मॉडल्स ने आखिर जमीन पर क्या बदलाव किया इंडस्ट्री के लिए? इन मॉडल्स ने सबसे पहले तो उस ओपनिंग वीकेंड का प्रेशर खत्म कर दिया। अच्छा। जब एक ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रोड्यूसर को एक फिक्स्ड अमाउंट दे देता है पहले ही, तो डिस्ट्रीब्यूटर का बैंक्रप्सी वाला रिस्क गायब हो जाता है। और इसने काफी नई चीज को जन्म दिया, जैसे एक रीजनल स्ट्रीमिंग ऐप आहा। हाँ, इसका बड़ा जिक्र है रिपोर्ट्स में। ये पूरे तरीके से एक लोकल तेलुगु स्ट्रीमिंग ऐप है और इन रिपोर्ट्स के अनुसार इसने 2.5 मिलियन यानी 25 लाख पेड सब्सक्राइबर्स क्रॉस कर लिए हैं। 25 लाख। ये आहा की जो स्ट्रैटेजी है वो मुझे काफी दिलचस्प लगी। जब बाकी दुनिया मतलब बाकी प्लेटफॉर्म्स ग्लोबल अपील की तरफ भाग रहे थे, तब उन्होंने हाइपर लोकल कंटेंट पर फोकस किया। बिल्कुल। जो कहानियां सिर्फ उनकी मिट्टी से जुड़ी हैं, उन्हें एक डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म दिया। और यहाँ ओटीटी ने एक और काफी बड़ा बदलाव किया। उन फिल्मों को एक नई जिंदगी दी जो शायद थिएटर के उस शोर शराबे वाले मास स्पेक्टिकल में कहीं गुम हो जाती। सही पकड़ा आपने। छोटे बजट की और ऑफ बीट कंटेंट वाली फिल्में जैसे मिडिल क्लास मेलोडीज और कलर फोटो का जिक्र है इसमें। राइट। ये ऐसी फिल्में हैं जिन्हें लोग शांति से अकेले में देखकर डीपली महसूस करना चाहते हैं। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इन फिल्मों ने जबरदस्त ऑडियंस ढूंढी। और इन सोर्सेज से एक और बात निकल कर आती है कि सिर्फ नए क्रिएटर्स ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के एस्टैब्लिश्ड बड़े सितारे भी अब अपनी सेफ इमेज से बाहर निकल रहे हैं इसकी वजह से। हाँ, जैसे वेंकटेश की राणा नायडू। एग्जैक्टली। वेंकटेश एक ऐसे स्टार हैं जिन्हें हमेशा फैमिली मूवीज के आदर्श हीरो के रूप में देखा गया है साउथ में।
पर उन्होंने नेटफ्लिक्स की इस सीरीज में एक बेहद गाली गलौच और वायलेंस वाला बड़ा एजी सा किरदार निभाया। क्योंकि वहाँ सेंसरशिप कम है और क्रिएटिव आज़ादी बहुत ज़्यादा है। ये आज़ादी सच में कमाल की है। यानी बॉक्स ऑफिस के फिगर्स का प्रेशर हटते ही एक्टर्स वो किरदार चुनते हैं जिन्हें करने में उन्हें मजा आए। इससे एक बहुत ज़रूरी सवाल उठता है यहाँ। क्या? कि इस सब का आखिर क्या मतलब है आगे जाकर। तो देखिए, हम इस पूरे इकोसिस्टम को एक एनालॉजी से समझ सकते हैं। अगर हम कहें कि थिएट्रिकल रिलीज जो है वो एक लाइव रॉक कॉन्सर्ट की तरह बन गया है। अच्छा। जहां हजारों की भीड़ एक साथ झूम रही है, शोर मचा रही है, और वहां वो मिरर न्यूरॉन वाला जो एनर्जी ब्लास्ट है ना, वो होता है। ठीक है। और दूसरी तरफ ओटीटी जो है वो एक पर्सनल स्पॉटिफाई प्लेलिस्ट की तरह है, जिसे एक आम इंसान रात को अकेले में आराम से ईयरफोन्स लगा के सुनता है। पर यहां मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या ओटीटी और थिएटर्स एक दूसरे को प्रैक्टिकली खत्म कर देंगे आने वाले वक्त में? देखिए, एक्सपर्ट एनालिसिस बताती है कि ऐसी चिंता जरूर है, पर एक्चुअली ये एक पैरेलल फॉर्मेट है। पैरेलल फॉर्मेट, हाँ। थिएटर्स हमेशा उस मास स्पेक्टेकल और भीड़ के लिए रहेंगे, जबकि ओटीटी कैरेक्टर ड्रिवन, लंबा और कॉम्प्लेक्स कंटेंट दिखाने के लिए होगा, जैसे वेब सीरीज या डॉक्यूमेंट्रीज, जिन्हें समय लगता है बिल्ड होने में। हालांकि एक आर्थिक दर यानी फाइनेंशियल दर तो हमेशा बना ही रहता है ना। अगर साइमल्टेनियस यानी एक साथ रिलीज हो, या प्रोड्यूसर को पता हो कि उसकी फिल्म कुछ हफ्ते बाद सीधे लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर आ जाएगी, हाँ, तो दर्शक महंगा टिकट क्यों खरीदेगा? वही, इससे बॉक्स ऑफिस को नुकसान होने का एक बड़ा डर तो जरूर रहता है। वो रिस्क जरूर है, पर जैसा हमने फैन कल्चर में समझा, वो कटआउट्स पर दूध चढ़ाने वाला माहौल किसी को अपने अकेले बेडरूम में नहीं मिल सकता। वही एक्सपीरियंस थिएटर्स को हमेशा जिंदा रखेगा। ये बात ठीक है, ठीक है। अब थोड़ा इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए सीधे भविष्य की तरफ देखते हैं। टॉलीवुड का सफर 1921 से लेकर आज के इस ग्लोबल सक्सेस तक तो पहुंच गया, पर इन रिपोर्ट्स के हिसाब से इनके सामने नए चैलेंजेस अभी भी काफी हैं। बहुत सारे हैं, जैसे पायरेसी, एक ऐसी बीमारी है जो खत्म ही नहीं होती। और उससे भी बड़ा चैलेंज जो इन डॉक्यूमेंट्स में बार बार हाईलाइट हो रहा है, वो है ऑडियंस की कम होती अटेंशन स्पैन। शॉर्टर फॉर्मेट्स की डिमांड काफी बढ़ गई है। एग्जैक्टली। जिस जनरेशन की आदत अब 30 सेकंड की रील्स और शॉर्ट वीडियोस देखने की हो गई है, उन्हें 3 घंटे की किसी मूवी में बिठाए रखना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क है। और इसी बदलती हुई अटेंशन स्पैन के साथ कंपटीशन भी बढ़ गया है। आज टॉलीवुड की सीधी टक्कर सिर्फ बॉलीवुड से नहीं, बल्कि ग्लोबली हॉलीवुड से है। ये सच में आश्चर्य की बात है। एक वक्त था जब चर्चा होती थी कि ये रीजनल इंडस्ट्री बॉलीवुड को टक्कर दे पाएगी या नहीं, पर अब लड़ाई सीधे हॉलीवुड से है। और इस ग्लोबल लड़ाई में जो आने वाला दौर है वो टेक्नोलॉजी का है। हम एआई ड्रिवन स्क्रिप्ट राइटिंग तो देख ही रहे हैं, पर एक सबसे बड़ी चीज जो आने वाली है वो है रियल टाइम वॉइस क्लोनिंग और एआई डबिंग। वॉइस क्लोनिंग और एआई डबिंग, इसको थोड़ा बारीकी से समझते हैं। इससे आखिर क्या बदलेगा? इससे लैंग्वेज बैरियर्स पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अभी जो फिल्म डब होती है तो किसी और की आवाज होती है, लिप सिंक मैच नहीं करता, पर एआई हीरो की ओरिजिनल आवाज को एनालाइज करेगा और उसी इमोशन के साथ, जैसे फ्रेंच या जापानीज में डायलॉग बुलवाएगा। यहाँ तक कि लिप मूवमेंट भी उस नई भाषा के हिसाब से ऑल्टर हो जाएगा। वेट, यानी भाषा की दीवार प्रैक्टिकली 100% गिर जाएगी। एक दर्शक को पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल फिल्म किस भाषा में बनी थी। बिल्कुल। और उसके साथ ही वर्चुअल प्रोडक्शन का बड़ा रेवोल्यूशन आ रहा है। द मैंडलोरियन जैसी सीरीज में जो एलईडी वॉल्यूम टेक यूज हुई थी ना, वो अब स्टूडियोज में ग्रीन स्क्रीन की जगह ले रही है, जिसमें रियल टाइम बैकग्राउंड चलता रहता है पीछे। हाँ, एक्टर्स को ग्रीन रूम में इमेजिन नहीं करना पड़ता। लाइटिंग और रिफ्लेक्शंस बिल्कुल असली लगते हैं। और लगता है इसी नई टेक वेव पर सवार होकर एसएस राजामौली अपनी आगे की राह तय कर रहे हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनका अगला बड़ा प्रोजेक्ट वाराणसी है, जो शायद 2027 में आएगा। ये हिंदू माइथोलॉजी और टाइम ट्रैवल का एक अजीब और काफी दिलचस्प कॉम्बिनेशन होगा, जो इस इंडस्ट्री को और आगे ले जाएगा। अगर आप ध्यान दें तो उन्होंने वापस उसी माइथोलॉजी का रुख किया है जहां से 1931 में इस इंडस्ट्री की कहानी शुरू हुई थी। ये सच में एक फुल सर्कल है। लेकिन देखिए, भविष्य में वही चलेगा जो ग्लोबली अपील करे, लेकिन अपनी रीजनल आइडेंटिटी यानी उस मिट्टी की खुशबू को बनाए रखे। डेटा एनालिटिक्स से आप ट्रेंड समझ सकते हैं, पर ऑथेंटिसिटी सिर्फ लोकल क्रिएटर्स ही ला सकते हैं। सही बात है, असलियत तो लोकली ला पाएगा। तो
इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ यही निकलता है कि कैसे एक छोटी सी साइलेंट फिल्म इंडस्ट्री आज दुनिया की सबसे एडवांस्ड, हाई बजट और ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सिनेमा फैक्ट्री बन गई है, जिसमें फैंडम का वो जुनून और ओटीटी की मॉडर्न टेक्नोलॉजी दोनों एक साथ शामिल हैं। और उन्होंने टेक्नोलॉजी को इमोशन के साथ बैलेंस करना सीख लिया है। बिल्कुल। तो आज इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक सोचने पर मजबूर करने वाला आखिरी सवाल छोड़कर जाना चाहूंगा। जरूर। जब आने वाले वक्त में एआई डबिंग और ग्लोबल स्ट्रीमिंग से भाषा की दीवार